So hi everyone, hope you all if you are well. So today in this video we are going to discuss what is electromagnetic spectrum in detail और electromagnetic radiations को हम इसमें देखेंगे. So guys, before I will move forward, please do like, share and subscribe the channel and don't forget to hit the bell icon. So this is going to be the index जो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे टॉपिक्स. पहला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड देन आपका जो है वो मॉडल्स जो है वो इसमें आते हैं. मॉडल्स यानी कि रिलेटेड टू योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. एक पार्टिकल मॉडल है आपका और आपका वेव मॉडल है. इन दो मॉडल्स को भी हम देखेंगे, राइट. सो गाइज, सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो है क्या, राइट. जैसे कि नाम खुद ब खुद जो है इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें. मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, राइट. और रेडिएशन का मतलब होता है एनर्जी. ओके. सो ये हम जो है इसको जब हम इसको लिटिल बिट पार्ट में डिवाइड करते हैं तब हमें पता चलता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो एक कॉम्बिनेशन है. सो पहले मैं आपको ये डायग्राम बता देती हूँ जो हमारी स्क्रीन पे है, इसको समझा देती हूँ. तो आप इसमें देखिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस तरह से ट्रेवल कर रही है. वाई एक्सिस जो आप देख रहे हैं ये दिस वन, जस्ट अ सेक, ये वाला जो है आपको ये वाली जो वेव है जो मूव कर रही है, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. और जो इस तरह से मूव कर रही है ब्लू वाली, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड. तो आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे की परपेंडिकुलर होती है. परपेंडिकुलर कैसे? मानिए ये अर्थ सरफेस है और ये कोई ट्री है, वो इस तरह से है. तो हम क्या कहेंगे, जो ट्री है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है. इसी तरह से जो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये एक दूसरे की इस तरह से परपेंडिकुलर होती है. और जो आपको ये यहाँ पे एरो जैसा दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये इसकी डायरेक्शन बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो किस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही है, राइट. सो ये आपको पता होना चाहिए. सो लेट अस सी जो हमने इसमें लिखा है. सो जो इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी. क्या क्या है फॉर्म ऑफ एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है ये फॉर्म है एनर्जी का, जो कि प्रोपेगेट होता है विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये किससे बना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से, राइट. एंड हेनरिच हर्ट्ज in 1887 have demonstrated the existence of electromagnetic radiation. It means he has invented the EMR. So जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है आपकी 1887 में जो आपके हेनरिच हर्ट्ज हैं, है ना, उन्होंने इसको जो है डिस्कवर किया, इन्वेंट किया. और जो हर्ट्स है वो फ्रिक्वेंसी के भी वो जो है वो स्टैंडर्ड जो है यूनिट है, राइट. फ्रिक्वेंसी को हर्ट्स में जो है वो मेजर किया जाता है, वो हम आगे देखेंगे. Now, to understand how the EMR is produced and how it propagates through space and interact with other matter, it is good to describe the electromagnetic energy using two different models, wave model and particle models. ओके. सो हमने ये जानना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये किस तरह से प्रोड्यूस होती है, ये किस तरह से प्रोपेगेट करती है, राइट, स्पेस में. और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इसको समझने के लिए हमारे पास दो मॉडल है. एक तो हमारे पास है वेव मॉडल और दूसरा है हमारे पास पार्टिकल मॉडल. देखिए हमारा जो एक इजी एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जहाँ से हमें मिलती है वो हमारा सन है. जस्ट आई विल ड्रॉ लिटिल बिट डायग्राम फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. सो ये आपका सन है छोटू सा. ओके. सो यहाँ से रेज आती है, सन रेज आती है, वो इस फॉर्म में आती है, राइट, वेव की फॉर्म में इस तरह से ऑसिलेट हुए और हमारी धरती पे जो है यहाँ पे पहुँचती है. तो जो इजी सोर्स है EMR रेडिएशन का वो आपका सन है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, राइट. आपको पता होगा जब एटम्स जो है वो आपस में फ्यूज़ होते हैं तो यहाँ पे एक ऊर्जा जो है वो क्या है, जनरेट होती है, फिर वो जो है आपको ट्रांसमिट होती है अर्थ की तरफ. तो वही EMR रेडिएशन है, राइट. सो इसके लिए, इसके अंडरस्टैंड करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास दो मॉडल है. एक तो है हमारा वेव मॉडल और दूसरा है हमारा पार्टिकल मॉडल. सो जो वेव मॉडल है ये आया था 1960 में, 1860 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने कॉन्सेप्चुलाइज किया था.
EMR as a electromagnetic energy or wave that travel through space and speed of light that is approximately जो आपका इतनी लंबी संख्या है ना 29 जो है आपका 792.46 ये अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको बताऊं स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है 3 × 10⁸ उसके इक्वल है ये जो है स्पीड ऑफ लाइट जो स्पेस में होती है राइट और 1,86,000 ये जो है माइल्स में इसको मेजर किया जाता है सो जो वेव मॉडल है पहले तो आपने ये याद रखना है कि जो वेव मॉडल है वो किसने दिया सो जो वेव मॉडल है आपको वो दिया है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने कब 1860 में राइट और इन्होंने जो है EMR जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको एक एनर्जी की फॉर्म में देखा एक वेव के फॉर्म में इन्होंने देखा राइट कि जो EMR है वो एक वेव की तरह जो है वो ट्रेवल करती है जैसे समुद्र में लहरें जो है वो चलती है ना उसी तरह से इन्होंने देखा कि जो EMR है वो एक वेव की तरह जो है वो प्रोपेगेट करती है नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं आपकी वो कंसिस्ट करती हैं टू फ्लक्चुएटिंग फील्ड्स जो कि मैंने आपको पहले बताया एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये जो है इनका राइट एंगल होता है 90 डिग्री का टू वन अनदर राइट एंगल का मतलब है सीधा एंगल जो 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है इस तरह का होता है ना तो इसका मतलब है कि ये दोनों कैसी होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है जो कि मैंने आपको बताया दीज बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ओके सो मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब क्या है हमने पीछे डायग्राम में भी देखा था मानो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है या आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रही होंगी उसके परपेंडिकुलर होंगी ये वाली जो एरो है जो ग्रीन वाला एरो था जो मैंने आपको बताया वो क्या दिखा रहा था वो डायरेक्शन दिखा रहा था राइट तो उसका मतलब यही हुआ both have same amplitude means strength which reach their maximum and minimum at the same time दोनों ही जो वेव्स है क्योंकि इकट्ठे ही चलती है ना तभी तो एक वेव का पैटर्न बनता है तो ये इनका एम्पलीट्यूड सेम रहता है एम्पलीट्यूड माने हाइट जितना मैक्सिमम हाइट तक ये जा सकती है और स्ट्रेंथ इनकी सेम रहती है और जो है सेम टाइम पे इनकी सेम हाइट एंड स्ट्रेंथ रहती है अनलाइक अदर वेव्स दे नीड अ कैरियर like a sound wave electromagnetic wave can transmit through vacuum such as space तो दूसरी जैसी वेव्स है जैसे साउंड वेव्स होती है उनको कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है ट्रेवल करने के जैसे साउंड है जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो आपको सुनाई दे रहा है मेरे पास माइक्रोफोन है तो वो एक तरह का वॉइस का जरिया बन गया या फिर जैसे मैं अभी रूम में बैठी हूँ तो मुझे किसी को आवाज़ देनी है तो यहाँ पे मीडियम क्या बनेगा एयर से जो पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे और वो एक वाइब्रेशन के साथ मेरी आवाज़ जो है वो दूसरे जो व्यक्ति होंगे उन तक मतलब पहुंच जाएगी राइट तो इस तरह से जो EMR है उसको भी कैरियर की ज़रूरत होती है रिमोट सेंसिंग में हमने देखा था ना प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं वो कैरियर होते हैं किसके सेंसर के तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो EMR है उनको कैरियर की ज़रूरत होती है कि कोई उसको कैरी करे फिर जाके वो ट्रेवल होंगी राइट सो दिस इज़ अबाउट द एनर्जी वेव जो हमारा वेव मॉडल है तो वेव मॉडल में कुछ नहीं है इसमें सिर्फ इतना ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो कि मैंने आपको पहले बता दिया और इसमें बस इतना ही है कि ये वेव की फॉर्म में एक ऑसिलेटिंग मोशन में जो है वो मूव करती है दैट्स इट नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ EMR wavelength and frequency are important characteristic to understand in the remote sensing right so wavelength जो होता है आपका wavelength होता सॉरी ओके फाइन सो जो वेवलेंथ होती है आपकी वेवलेंथ होती है जो आपको मैक्सिमम हाइट दिख रही है ना वेव की इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट इनको क्रेस्ट कहते हैं राइट जो हाईएस्ट जो पॉइंट होता है वेव का उसको क्रेस्ट कहते हैं और जो लोएस्ट ये वाला पोर्शन होता है इसको ट्रफ कहते हैं तो क्रेस्ट के बीच का हाईएस्ट पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं और वेवलेंथ को किससे जो है दर्शाया जाता है लैम्डा इसको हम आगे प्लैंक्स कांस्टेंट एंड ऑल जब देखेंगे ना तो लैम्डा आपको वहाँ पे दिखेगा राइट नाउ कमिंग टू सेकंड जो हमारा पॉइंट है विच कैन बी मेजर्ड एज अ डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया गया है क्रस्ट क्या होता है पॉइंट का ग्रेटेस्ट पॉजिटिव वैल्यू वो भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ ट्रफ क्या होता है इन्वर्स होता है क्रस्ट का जैसे ये क्रेस्ट है तो ये ट्रफ है तो क्रेस्ट जो है वो
ट्रफ का इन्वर्स होता है, ट्रफ जो है वो क्रेस्ट का इन्वर्स होता है, राइट। फ्रीक्वेंसी की अब हम बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है पर सेकंड जो है कितनी वेव ऑसिलेट हो रही है, इस तरह से एक सेकंड में कितनी जो है ये जो वेव्स है वो ऊपर नीचे हुई, लाइक इस तरह से ऑसिलेशन हुआ, वो फ्रीक्वेंसी होता है। ये पर सेकंड भी हो सकता है, पर यूनिट जो भी आप मतलब यूनिट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। Frequency refers to number of cycle of wave passing fixed point per unit second measured in hertz। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो हेनरिच हर्ट्ज से जिन्होंने ईएमआर को इन्वेंट किया था, उन्हीं के नाम पे, राइट, उन्हीं के ओनर में फ्रीक्वेंसी का जो मेजर है वो हर्ट्ज रखा गया है। और जो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ साइकिल जितने अकर होते हैं पर सेकेंड, उनको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम काहे से दर्शाते हैं, वी से, राइट। स्पीड को सी से, स्पीड को सी से, फ्रीक्वेंसी को वी से, और आपकी जो वेवलेंथ है उसको हम जो है दर्शाते हैं लैम्डा से, राइट। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा अगर आपको समझ में आ रहा है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, स्टिल यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अपने सजेशंस भी आप मुझे दे सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी। नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ईएमआर, ये कॉन्टिन्यू ही है। जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की, मीन्स लॉन्गर द वेवलेंथ लोअर द फ्रीक्वेंसी, शॉर्टर द वेवलेंथ हायर द फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। ओके, सो सी दिस इज़ योर लैम्डा विच इज़ योर वेवलेंथ। ये लाइन क्या कहती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी, फ्रीक्वेंसी की, आपकी वी या एफ फ्रीक्वेंसी को इस तरह से दर्शाया जाता है। तो यानी कि मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दिस इज़ योर, ओके, एक डायग्राम ये है, एक आप ये देख लीजिए, और सेकेंड डायग्राम चलिए मैं यहाँ बना देती हूँ। ये पूरा है नीचे तक, राइट। दिस इज हाउ इट मस्ट लुक लाइक। सो आप अगर ये तो मैंने आपको बता दिया, ये वाला जो फॉर्मूला है कि जो वेवलेंथ है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये देखो, जैसे फ्रीक्वेंसी जो है ये शॉर्ट वेव इसको कहेंगे, क्यों, क्योंकि जो है छोटी छोटी इनके बीच में डिस्टेंस देखिए बहुत कम है, इसलिए इसकी वेवलेंथ कम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है क्योंकि मोस्ट फ्रीक्वेंट अकर हो रही है ना, इस तरह से फटाफट 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 स्पीड के साथ। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन ये कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 बार अकर हुई है सिर्फ। तो इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, और फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना जो है कितनी साइकिल्स अकर हो रहे हैं पर सेकेंड। नाउ आई होप यू गॉट इट। ओके, स्टिल इफ यू डिडंट, सो एक बार मैं आपको और समझा देती हूँ। सो दिस इज़ योर डायग्राम, ये देखिए आप, और ये है, ये देखिए आप, ये वाला जो पोर्शन है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, राइट। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ज़्यादा है लेकिन वेवलेंथ कम है। डिस्टेंस देखिए, वेव्स के बीच में, साइकिल के बीच में कम है। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन ये 2 ही साइकिल अपीयर हुए हैं, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी यहाँ के पे कम है और वेवलेंथ ज़्यादा है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है। होप यू गॉट इट नाउ। नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेप। Okay, so when the EMR passes from one medium to another, then the speed of light and wavelength changes while the frequency remain constant. Okay, जब कोई भी एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे मानो कि पहले कोई एनर्जी थी वो एयर में थी, राइट, फिर वो वाटर में सिंक हो गई, वो वाटर में गई, तो जो मीडियम है चेंज हुआ ना, पहले तो एयर थी फिर वाटर में आई वेव। तो उसमें क्या होता है कि जो वेवलेंथ होती है वो चेंज होती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, राइट। सो इसका ये मतलब है। अभी आपको वेवलेंथ के कुछ मेजरमेंट दिख रहे होंगे सामने स्क्रीन पे, जैसे मीटर का सिंबल है एम, एंड वैल्यू है आपका 1, हाउ मैनी इन 1 मीटर, 1 मीटर, डेसीमीटर 10⁻1, 10, 10⁻2। तो ये कुछ मतलब आपको मेजरमेंट याद रखने हैं कि किस किस यूनिट में जो है वेवलेंथ को मेजर किया जाता है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंड जो आपका लास्ट है आर्मस्ट्रॉन्ग, राइट। So these are the some measurements unit.
नाउ कमिंग टू द पार्टिकल मॉडल, वेव मॉडल तो बहुत इजी था, राइट, कि वेव की फॉर्म में जो है वो एनर्जी पास हो रही है, इट्स वेरी इजी। नाउ कमिंग टू पार्टिकल मॉडल, पार्टिकल मॉडल में आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, इसमें आपने याद रखना है एक क्वांटम होता है, एक फोटोन होता है, जिनकी फॉर्म में जो है वो एनर्जी जो है वो पास होती है। पार्टिकल माने कोई छोटा सा जो है वो टाइनी जैसा जो है वो स्पैक जिसको आप कह सकते हैं, वो पार्टिकल होता है ना? टाइनी जैसा ऑब्जेक्ट, डायमेंशनलेस, उसको आप पार्टिकल बोलते हैं। सो जो रेट होता है एनर्जी का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज टर्म्ड एज फ्लक्स ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, तो वो जो एनर्जी ट्रेवल करती है उसको फ्लक्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। पहली बात आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरी बात, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनर्जी। तो अब एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह में जाएंगी तो उसको फ्लो ऑफ एनर्जी ही कहेंगे, है ना, फ्लक्स ऑफ एनर्जी ही कहेंगे। लाइट इज अ स्ट्रीम फ्लो ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन्स। जो लाइट है वो स्ट्रीम की तरह बहती है, स्ट्रीम जैसे नदियाँ बहती है ना, तो वो क्या है, पानी की जो है वो इकट्ठा होता है, फिर वो नदी के रूप में बहता है। तो इसी तरह जो पार्टिकल है वो इकट्ठे होते हैं और वो एक नदी की तरह, स्ट्रीम की तरह, लाइट की फॉर्म में जो है वो बहते हैं या फ्लो करते हैं। उनको क्या कहते हैं, फोटोन्स कहते हैं। तो पार्टिकल में फोटोन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वेव मॉडल में दैट पर्टिकुलर वेव, राइट? So quantum theory of EMR state that energy is transferred in discrete pocket called quanta or photons. Photons move at a speed of light. Thus, from point of view of quantum mechanics, EMR is both a wave and a stream of particles. सो क्वांटम थ्योरी की रूप में अगर हम देखें तो ईएमआर है वो एक स्ट्रीम ऑफ लाइट की तरह है, जो पार्टिकल जो मूव करते हैं जिनको क्वांटा कहते हैं। और साथ ही साथ जो क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो ईएमआर है, हम देखते हैं कि ये वेव के रूप में भी है और जो है स्ट्रीम, जो पार्टिकल्स जो फ्लो कर रहे हैं उसके रूप में भी है। तो ये दोनों ही है, हम डिनाई नहीं कर सकते कि भाई ईएमआर तो केवल वेव है या फिर ओनली इट्स अ स्ट्रीम ऑफ लाइट, राइट? सो होप यू गॉट दी पॉइंट। वेव मॉडल में वेव की बात करता है, पार्टिकल मॉडल में एक पार्टिकल की बात करता है जिनको हम फोटोन्स कहते हैं। फोटोन्स जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं स्ट्रीम ऑफ लाइट की फॉर्म में, राइट? Now, photon as quantum show wide range of discrete energies. The amount of energy characterized by a photonic determined using Planck's general equation. Planck's की जो equation है is equal to Q is equal to hv. Planck's constant इसको कहते हैं, h को, right? v जो है speed of light आ गया quantum. नाउ कमिंग टू रेफरिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन, हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं। ये अभी ज्योग्राफी में इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल कई बारी फार्मूला पूछ लेते हैं। फिजिक्स में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है बिकॉज फिजिक्स इज मोस्टली बेस्ड ऑन दीज लॉज। तो वहाँ पे इज मैंडेटरी, यहाँ पे आप लिटिल बिट समझ लो वो काफ़ी है, राइट? नाउ दिस वी कैन सी दैट एनर्जी ऑफ क्वांटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेवलेंथ। जो एनर्जी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के। फोटोन ट्रेवलिंग द शॉर्टर वेवलेंथ आर देयर फॉर मोर एनर्जेटिक देन दैट हायर फ्रिक्वेंसी। ओके, जो फोटोन ट्रेवल करते हैं कम शॉर्टर वेवलेंथ, राइट, जिनकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है। और उनकी जो फ्रीक्वेंसी वो हाई होती है, वो मैंने आपको समझा दिया। अगर वेवलेंथ जो है शॉर्ट होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये आपको फोटोन्स का यूज़ किया है प्लैंक कांस्टेंट में टू फाइंड फोटो एनर्जी। तो ये इक्वेशन मैं आपको थोड़ी बहुत बता देती हूँ। जो एच है वो आपका यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, राइट? वी जो है मैंने आपको बताया था स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के इक्वल है होता है ये। और फिर इसी इक्वेशन को इन्होंने इन्वर्स किया है, वी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एफ फ्रीक्वेंसी। यही वाली जो इक्वेशन है इसको फिर उसके बाद v इज इक्वल टू सी। वी जो है वो मैंने आपको बताया था क्या है, वो फ्रीक्वेंसी वो है, स्पीड ऑफ लाइट है, राइट, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिखा रहा है, जो कि 3 × 10⁻⁸ होती है। तो जो आपका सी अपॉन लैम्डा है, क्योंकि जो सी है वो वी के इक्वल यहाँ पे बताया गया है, तो वी की जगह में यहाँ पे सी डाल दिया है, सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एफ, ये एज इट आ गया। उसके बाद जो आपका एच है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, इज इक्वल टू ई अपॉन एफ। ई जो है एनर्जी है आपकी, एफ जो है फ्रीक्वेंसी है। ई जो है अब आपका यहाँ आ गया, तो यहाँ पे खाली एच बचता है, राइट? तो ये इस तरह से यहाँ पे इन्होंने इसको रिजॉल्व कर दिया है इक्वेशन को। और जो इसके बाद
आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो एफ है वो सी अपॉन लैम्डा के बराबर है, तो एफ की जगह जो फ्रीक्वेंसी है इसको सी अपॉन लैम्डा जो है इन्होंने यहाँ पे पुट कर दिया है। फिर यहाँ से इन्होंने वेवलेंथ निकाली है। वेवलेंथ जो है आपकी जो डिनोमिनेटर में थी उसको ऊपर डिनोमिनेटर में ले आया। फिर एच सी जो कि यहाँ पे है अपॉन ई, ये जो है पूरी इक्वेशन जो है इन्होंने फॉर्मूला इसका बना दिया है एनर्जी का, प्लैंक्स कांस्टेंट का. सो दिस इज द स्मॉल फॉर्मूला. इट्स नॉट नॉट मच नीडेड टू नो, बट लिटिल बिट आपको आइडिया होना चाहिए इसका कि ओके फ्रीक्वेंसी को हम किससे शो करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को किससे. नाउ कमिंग टू हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो जो सर आइजैक न्यूटन है 1666 में फर्स्ट इन्होंने कैरी आउट किया था एक एक्सपेरिमेंट. जिन उन्होंने जो विजुअल लाइट है उसको एक जो है वो प्रिज्म के थ्रू जो है उन्होंने पास करवाया था. राइट, आई थिंक ही इज द पर्सन. सो उन्होंने प्रिज्म के थ्रू इसको पास करवाया और उन्होंने देखा कि बहुत सारी जो लाइट्स हैं वो डिफरेंट कलर्स की इससे बाहर निकल रही हैं, पिक्चर्स ऑफ लाइट. राइट, सो जो प्रिंसिपल है सपोर्टेड दैट कि जो रेडिएशन पास होती है वन मीडियम टू अनदर वो फिर बेंड होती है. उसको रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं. ये मैंने आपको पहले समझा दिया है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारा वो था, क्या नाम कहते हैं, हमारा एक वीडियो था रिलेटेड टू रिमोट सेंसिंग ही, जिसमें इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन मैंने आपको रिफ्रैक्शन जब टॉपिक करवाया था उसमें करवाया था, जब मैंने रिमोट सेंसिंग की जो इंटरेक्शन है एटमॉस्फेयर के साथ करवाई थी. बाकी मैं यहाँ पे भी आपको समझाती हूँ अच्छे से कि ये सारा है क्या चीज़. आप स्लाइड में मत जाइए, आप जो मैं कह रही हूँ आप वो समझिएगा. सो जो सर आइजैक न्यूटन है 1666 में इन्होंने जो है एक पहला एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट किया. जो प्रिज्म है, प्रिज्म आप सभी ने देखा होगा, मेरे पास था अभी वो यहाँ पास में नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती. तो प्रिज्म एक शीशे की तरह होता है इस तरह से ट्रायंगल. तो उन्होंने क्या किया, वो जो है सनलाइट के पास बाहर ले गए, वहाँ से विजिबल लाइट जो है वो उससे पास हुई. और जैसे ही लाइट यहाँ से पास हुई उन्होंने देखा कि जो लाइट है जैसे ही वो प्रिज्म से बाहर पास हुई तो बेंड हुई लिटिल बिट. आपने ये डायग्राम ऑप्टिक्स के एक यूनिट है फिजिक्स में, आई थिंक +1 या 2 में है, आई थिंक इट्स इन +2 ऑप्टिक्स करके. तो इसमें उसमें ये वाला रिफ्रैक्शन वाला ऑप्टिक्स में काफ़ी अच्छा बताया गया है. तो इस तरह से जो है वो लाइट्स जब प्रिज्म से जो है वो गुजरती है बाहर तो बेंड हो जाती है. राइट, तो जो बेंडिंग ऑफ रेज है उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं. जब जो रेशो होता है, जब लाइट स्पेस में होती है, वैक्यूम में होती है, राइट, उसकी जो स्पीड का जो रेशो होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन जो आपका मीडियम, उन उसका जो रेशो होता है उसको इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं. राइट, आपको समझ में आ गया ना, आई होप सो. अगर आपको नहीं आया तो आप उस वीडियो को देखना. एटमॉस्फेयर के साथ जो रिमोट सेंसिंग का इंटरेक्शन है वहाँ पे मैंने, आई थिंक वहाँ पे डायग्राम भी है, तो you will understand that better. Now coming to index of refraction is dependent on wavelength. So the angle of bending varies systematically from red to violet. The process of separating the constituent colors in white light is known as dispersion. Okay. So फिर क्या होता है, जो ये रिफ्रैक्शन है ये डिपेंड किस पे करता है, वेवलेंथ पे. राइट, एंगल ऑफ बेंडिंग वेरीज रेड टू वॉयलेट, यानी कि जो रेड लाइट है वो अलग तरह से बेंड होगी, वो अलग तरह से रिफ्लेक्ट करेगी. वॉयलेट जो लाइट है वो अलग तरह से, ग्रीन अलग तरह से. इसका यही कहने का मतलब है, क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है. रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है और वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है. रेड की देखें, अभी भी मैं जो कलर यूज़ कर रही हूँ स्क्रीन पे वो भी रेड है. और आप अगर दूर कहीं खड़े होंगे और आपको सबसे पहले अगर कोई कलर नज़र आएगा वो आएगा आपको रेड कलर. क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है. वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसीलिए जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उस लाइट को स्कैटर्ड कर देते हैं आसमान में, इसलिए जो आसमान है वो आपको नीला दिखाई देता है. राइट, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि आपको मिल गया है इसमें. सो ये लिटिल बिट ऑफ ऑल दिस फिनोमिनाज आर इम्पॉर्टेंट, ये भी हमें पता होनी चाहिए. नाउ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इन वाइट लाइट इज नोन एज डिस्पर्जन. अब जो अलग अलग कलर्स होते हैं, राइट, जब वो मिक्स होते हैं और फिर क्या होता है कि वो ऐसा नहीं है कि आपको वाइट कलर सॉरी ग्रीन कलर कलर अलग से दिखेगा, रेड अलग से, वो सारे मिक्स जब होंगे तो वो एक वाइटिश अपीयर होगा, उसको डिस्पर्जन कहते हैं. राइट, पूरी तरह से वो डिस्पर्स्ड हो जाता है.
नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आपको मैंने रेडिएशन तो बता दिया है क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन मतलब एक एनर्जी है, राइट, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी उनका उसका कॉम्बिनेशन। नाउ स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर ही बहुत सारी रेज होती हैं। जब हम उनको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट देते हैं, सॉरी, जब हम उनको या तो वेवलेंथ के रूप में अरेंज करते हैं और फ्रीक्वेंसी के रूप में उनको अरेंज करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो एक स्पेक्ट्रम बनता है जो कि आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है। तो बस जो ये वेव्स आपको दिख रही हैं, रेज आपको दिख रही है ना, इनको जब हम अरेंज करते हैं तो एक तरह का पैटर्न बनता है, एक तरह का अरेंजमेंट बनता है। तो उसी को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। The distribution of continuous of all radiant energies can be plotted either as a function of wavelength or frequency in a chart known as electromagnetic spectrum. So, जब आप इन different rays को या तो frequency के तौर पे या wavelength के तौर पे किसी एक चार्ट में ड्रॉ करते हैं, उतारते हैं, तो जो पैटर्न बनता है उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दैट इजी यू नो। हमने काफ़ी क्योंकि कॉम्प्लिकेट किया है कुछ लोगों ने आपके जो रिमोट सेंसिंग को, वी थिंक लाइक इट्स बिकॉज क्योंकि इसमें फिजिक्स भी लगता है लिटिल बिट, सो यू नो जोग्राफर्स के लिए इट बिकम्स अ लिटिल बिट टफ, बट टफ नहीं है विद द लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड टू व्हेन यू सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट एंड दैट्स हाउ यू नो टॉपिक फिर इजी बन जाते हैं आपके लिए, राइट। सो सबसे पहले मेरा सजेशन आपको यही है, कोई भी टॉपिक आप उठाएं, simplify it, have a conceptual clarity, that's it, here you go। उसके बाद आपने इसमें जितनी मर्जी चीज़ें ऐड करनी है वो तो फिर sky is the limit for you, right। तो फिर बुक्स बहुत हैं, अगर आप और भी इसमें और भी चीज़ें करना चाहें तो देयर आर मल्टीपल बुक्स टुडे अवेलेबल, राइट। और इंटरनेट और कुछ देयर वाज अ गुड लाइब्रेरी भी है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं तो हमारी जो ये वेव्स हैं, अब हम इनको अच्छे से जो है एकाएक जो है वो रीड करेंगे। स्टार्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। सो जो ईएमआर स्पेक्ट्रम है, अब हम इसको रीड करते हैं जो हमने लिखा है यहाँ पे। EMR spectrum ranges from short wavelength to longer wavelength, divided the EMR spectrum into regions or interval. These regions and interval are commonly termed as bands and channels. तो जिन रीजन में हम जो है वो EMR को डिवाइड करते हैं उनको क्या कहते हैं, इंटरवल या तो कहेंगे चैनल्स या बैंड्स, right। Now coming to the light which our eyes, our remote senses can detect is a part of visible spectrum। जो लाइट हमारी आंखें देख पाती हैं, हम देख पा रहे हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है हमारे सामने, तो ये हम विजिबल लाइट की हेल्प से देख पाते हैं। और रिमोट सेंसिंग का जो पोर्शन जो है हम विजिबल लाइट की हेल्प से करते हैं, तो वो रेंज करता है अप्रॉक्सीमेटली 0.4 माइक्रोमीटर से लेकर 0.7 माइक्रोमीटर तक। यानी कि जो विजिबल रीजन है वो 0.3 से 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर के बीच में है, राइट। Different bands of EMR spectrum are used for different types of remote sensing। अलग अलग तरह की रिमोट सेंसिंग के लिए हम जो है वो अलग अलग बैंड्स जो है वो यूज़ करते हैं। डे टाइम में हमारे को विजिबल जो रेज हैं वो हेल्प करता है, लेकिन नाइट में जो इंफ्रारेड है, थर्मल रेडिएशंस है, वो वाले जो रीजन है वो हमें हेल्प करते हैं। हम तो इंसान तो नहीं देख पाते उनको, लेकिन जो डिवाइसेस हैं वो जो है वो रात को भी उनसे जो है वो उन वेव्स की रेज की हेल्प से जो है वो इमेजेस या फोटोग्राफ्स जो है वो ले सकते हैं, राइट। सो जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इसमें मेनली 7 वेव्स हैं, राइट। जैसे आपकी एक्स-रेज़, गामा हो गई, एक्स-रे हो गई, अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल रीजन, फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रीजन, फिर इसको भी 3-4 भागों में डिवाइड किया है। फिर आपका रेडियो वेव है ना, थर्मल, इस तरह से जो है वो आपके ये रीजन आते हैं। तो जो गामा रेज़ है इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी गामा की सबसे ज़्यादा है और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो मैंने आपको बताया था ना वो वाला जो रिलेशन रहता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में, तो उसकी हेल्प से आप ये जान सकते हैं कि अगर किसी भी रेज़ की वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, राइट। नाउ कमिंग टू एक्स-रेज़ के साथ हम सभी फैमिलियर है, बिकॉज़ अगर होता है ना कि कई बार किसी को कोई हड्डियों में कोई दिक्कत आती है तो डॉक्टर्स आपको क्या रेफ़र करते हैं कि आप एक्स-रे करके आइए। तो इट्स अ मेडिकल एप्लीकेशन। यही वाली रेज़ेस होती हैं वो एक्स-रे वाली, जो कि ह्यूमन बॉडी को भी देखिए आप,
जो है वो पेनिट्रेट करके आपकी हड्डियों का फिर वो जो है स्कैन करती है। तो एक्स-रे वी आर फ़ैमिलियर, तो एक्स-रे उस तरह से मेडिकल एप्लीकेशन है इसका। देन कमिंग टू गामा रेज़, जो गामा रेज़ है वो लाई करती है अपर फ्रीक्वेंसी रेंजेस में, यानी कि फ्रीक्वेंसी गामा रेज़ की बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है। तो ये जो है कुछ हमारे पास जो गामा रेज़ हैं, जैसे ये कहाँ यूज़ होती है? मेडिसिन में, किलिंग कैंसर सेल्स, कैंसरस जो सेल्स होते हैं उनको बम्बार्ड किया जाता है वो कैंसरस सेल के ऊपर, राइट? हमारी बॉडी में फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कैंसर है, तो जो सेल्स कैंसरस होंगे उनकी बॉडी की तो उन पे बम्बार्ड किया जाएगा किसको? गामा रेज़ को, राइट? फिर आपकी जो एक्स-रे है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो इनसाइड बॉडी स्ट्रक्चर है उसको जो है वो बताती है, जैसे यहाँ पे दिखाया भी है। ये आपका गामा, आपका एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट जो रेज़ है ये हमें जो है क्या, जो ओज़ोन लेयर है उसको प्रोटेक्ट करती है, और जो अल्ट्रावायलेट रेज़ है ओज़ोन लेयर हमें उससे प्रोटेक्ट करती हैं, क्योंकि ये काफ़ी हानिकारक होती है, इससे भी कैंसर हो सकता है। देन विज़िबल रीजन में की वजह से हम जो चीज़ों को देख पाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास आस-पास जो एक कार जा रही है या फिर कोई इंसान है जो जा रहा है, तो हम कैसे देख पाते हैं? विज़िबल रीजन की वजह से, राइट? और कमिंग टू माइक्रोवेव, सो माइक्रोवेव वो जो है ये कुकिंग में यूज़ होती है, जो माइक्रोवेव है, तो माइक्रोवेव इसलिए है क्योंकि माइक्रोवेव्स हैं उसमें, राइट? ओवन जैसे ये सारे जो है वो माइक्रोवेव इनमें यूज़ होती है, ओवन में, रडार में, टेलीफ़ोन में और अदर सिग्नल्स में। और जो आपके रेडियो वेव्स हैं, ऑफ़ कोर्स ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीविज़न्स के लिए ये यूज़ होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो इसकी जो वेवलेंथ है रेडियो और माइक्रोवेव की, वो कैसी है? वो ज़्यादा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है। अगर गामा रेज़ की अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है। तो ये जो है क्रोनोलॉजी, नॉट अ क्रोनोलॉजी बट सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी कहेंगे, जो सीक्वेंस है, वो कई बार पूछा जाता है कि अ अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर आप जो है इन रेज़ को जो है वो अरेंज कीजिए, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इन रेंज को अरेंज कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस रेज़ के बाद कौन-सी रेज़ जो है वो आती है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों पे। आप एक तरफ से याद कर लीजिए, जैसे गामा, एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट, विज़िबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो। तो जैसे आपको पता है कि भई अगर हम गामा से रेडियो वेव की तरफ आएँगे तो जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ होगी। अगर वेवलेंथ अगर इनकी इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी, क्योंकि इनका इनवर्स रिलेशन है। तो आप इसको इस तरह से लर्न कीजिएगा, तो फिर ज़्यादा मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉन्सेप्चुअली अगर आप इसको देखेंगे तो फिर ये ईज़ी हो जाएगा, राइट? नाउ कमिंग टू इंफ्रारेड, जो आपकी इंफ्रारेड वेव्स हैं, ये वैसे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये फिजिकल थेरेपी के लिए यूज़ होती है, राइट? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अर्थ को वार्म रखने के लिए, राइट? टेम्परेचर जो ग्रीन हाउस गैस है, अर्थ का टेम्परेचर बनाए रखती है ये। और दीज जो वेव्स हैं ये एनिमल्स और इंसेक्ट के द्वारा रात को देखने के लिए जो है इनका यूज़ किया जाता है, राइट? इसलिए जो है जानवरों को रात को भी दिखता है, इंसानों को नहीं दिखता जबकि। नाउ विजिबल रेज़, जो विजिबल रेज़ है, मैंने आपको बता दिया कि जो इसका जो रीजन है वो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर है, विजिबल रीजन का। और जो है ह्यूमन आई जो है इसी रीजन की वजह से वो देख भी पाते हैं, राइट? क्योंकि एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है ऑब्जेक्ट में, वो एनर्जी हमारी आँखों तक पहुँचती है, तो दैट्स हाउ वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, राइट? तो विजिबल रेज़ में ज़्यादा कुछ नहीं, यही है। नाउ कमिंग टू अल्ट्रावायलेट रेज़, सो जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, तो ये आपकी ये रही, राइट? सो इट एब्ज़ॉर्ब्ड ओज़ोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 40 टू 50 किलोमीटर। जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, इनको एब्ज़ॉर्ब किया जाता है ओज़ोन लेयर के द्वारा ही, अब जो 40 से 50 किलोमीटर अबव होती है अर्थ सरफेस पे, 35 तक होती है ओज़ोन लेयर, राइट? तो जो ओज़ोन लेयर होती है ना, इसीलिए वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम कहते भी हैं कि ओज़ोन लेयर को बचाओ, ओज़ोन डे भी मनाते हैं, तो वो इसीलिए मनाते हैं ताकि ओज़ोन लेयर बची रहे और जो अल्ट्रावायलेट रेज़ है वो हम तक ना पहुँचे, क्योंकि वो बहुत हानिकारक होती है, वो कैंसर भी हो सकता है, राइट? यूवी लाइट इन लार्ज क्वांटिटीज़ हैज़ हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन, लाइक स्किन कैंसर हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बाकी इसका जो रीजन है ना कि को कितने से कितने तक ये जो है पाई जाती है, ये आप जो है वो देख लें खुद ब खुद ये डायग्राम में, तो फिर ये भी कई बार पूछा जाता है इस फॉर्म में भी। नाउ कमिंग टू रेडियो वेव, जैसे कि मैंने आपको बताया, रेडियो, टेलीविज़न, कम्युनिकेशन सिस्टम में ये यूज़ होते हैं। माइक्रोवेव फूड जो है वो फूड को जो है वो कुक करने में यूज़ होते हैं, या फिर एयरक्राफ्ट नेविगेशन में भी ये जो है यूज़ होती है। डोमेस्टिक यूज़ तो है ही, जैसा कि आपको पता है, तो माइक्रोवेव का। सो ये सारा जो है मैं इसलिए जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पीछे समझा दिया था उस डायग्राम में अच्छे से। सो एवरीबॉडी दैट्स ऑल अबाउट
दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये नंबर जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे, व्हाट्सएप नंबर है ये। बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड है ना? इफ़ यू राइट टू अस दैट कि आपको कौन से नोट्स चाहिए, आपको मिल जाएँगे। एंड ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा इफ़ यू नीड। सो बट वो पेड होंगे, राइट? So everybody, that's all about from my side. So thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Bye and take care.